जय हिंद फ्रेंड्स, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट अड्डा 24/7 IAS। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या यह संभव है? आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपकी सूझबूझ है, क्या यह संभव है या नहीं। बहरहाल इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो पूरा किस्सा है उनके एडवांटेजेस क्या होंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, मतलब कि इसको करने में क्या बेनिफिट और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। हम ऑटोक्रेसी तो है नहीं, हम कोई बहुत एक तरीके से थियोक्रेसी स्टेट तो है नहीं जो कि धर्मतंत्र से चले, या फिर राजशाही तो है नहीं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जिसकी हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो लोकतंत्र है। आजाद होते ही भारत ने इलेक्शन कराया था 1951 में, मतलब कि उसमें पुरुष महिला दोनों इलेक्शन करें। तो इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी में। और अब जिक्र हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। हर दफा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जिक्र करते हुए आए हैं, लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि कठिन भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। उससे पहले मैं आप सभी से यह बताना चाहता हूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ना हमें मेंटोर की जरूरत होती है। मुझे पता है आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है, मुझे पता है आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में वो फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए। वहां पर आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे और हमारे पास आप डायरेक्टली आ सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास सब कुछ है लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं है। और यूपीएससी की जर्नी तो ये 1 साल की जर्नी है, हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो गाइड कर सके। सो आइए, कमेंट सेक्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए और गेट गाइडेड बाय सिद्धार्थ भैया। मुझे बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत प्रिविलेज फील करूंगा मैं खुद को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्या हैं इतने फायदे और क्यों चल रहा है ये पूरा मसला। सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, हुआ क्या था। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बात चली है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो अफेयर्स हैं प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने अनाउंस किया है स्पेशल सेशन। अब स्पेशल सेशन के तहत कब किया जाएगा? 18 सितंबर से 22 सितंबर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको रामनाथ कोविंद, स्वयं हमारे राष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो केटर करेंगे। अब कौन है भाई, क्या पॉसिबिलिटी चेक करेंगे उसमें? ये चेक करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है या नहीं। साइमल्टेनियसली लोकसभा, राज्यसभा और इनफैक्ट पंचायती राज में जो चुनावी चलते रहते हैं, सब इलेक्शंस एक साथ हो सकते हैं कि नहीं, साइमल्टेनियसली हो सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सेंटर जो प्लान कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, पार्लियामेंट अपने 5 दिन के सेशन में। अब देखते हैं ये 5 दिन का सेशन है क्या, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर हम इतिहास की बात करें दोस्तों, तो क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल। इतिहास में सबसे पहले 1967 के पहले भी कुछ इलेक्शंस हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए हैं। जैसे 91 और 52 का जो चुनाव था वो एक साथ हुआ था। हालांकि बड़े मुश्किलात आए थे, लेकिन एक साथ चुनाव हुआ था उस टाइम पे भी, जब हमारा पहला लोकसभा का गठन हुआ था चुनाव द्वारा। उसके बाद 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में, लेकिन ये रोक दिया गया बिकॉज स्टेट असेंबलीज जो हैं और लोकसभा जो हैं वो डिसॉल्व हो जा रही थी हर किसी न किसी बात पे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो जल्दी हो सके आने वाला है, लेकिन उसके आने के बाद लगभग 5 आर्टिकल जो संविधान का है और लगभग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आइए अब समझते हैं हम लोग बिगेस्ट बेनिफिट क्या होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, सेव इलेक्शन एक्सपेंसेस। हमारे राज्य में जब देखो तब कहीं ना कहीं किसी राज्य में इलेक्शंस होते रहते हैं। अगर स्टेट इलेक्शन, आपको मैं बता दूं कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए पिछले कई सारे चुनावों को अगर मिला दें तो वो खर्चा होता है राज्य सरकार के चुनाव में। इनफैक्ट जो नेशनल इलेक्शंस होता है वो लोकसभा के चुनाव में, स्टेट असेंबलीज के चुनाव में, इनफैक्ट जो पंचायती राज का जितना भी चुनाव होता है, कुल मिला जुला के बड़े महंगे महंगे चुनाव होते हैं और हमेशा चुनाव होते रहते हैं। तो ये क्या करेगा? सेव इलेक्शन एक्सपेंसेस करेगा।
ठीक है। जो मैन पावर, दूसरा क्या हमारा वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स वन टाइम, मैन पावर, जो मैन पावर एक बार लोकसभा के चुनाव में लगेगी, एक बार राज्यसभा के चुनाव में लगेगी, एक बार अन्य सांसदीय क्षेत्रों या फिर रीजनल क्षेत्रों, रीजनल पार्टी के जो चुनाव होते हैं उनके चुनाव में लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति या फिर एक बॉडी या फिर इलेक्शन कमीशन बार बार वो अपने आदमियों को और जो इलेक्शन कमीशन में बैठते हैं उनको वो अपॉइंट कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। इससे क्या होता है, इससे उनका काम भी रुकता है, वर्कफोर्स डिवाइड होता है और काफी ज्यादा लॉजिस्टिक्स लगते हैं, उससे खर्चा बचेगा। ठीक है, वर्कफोर्स वन टाइम। अब आता है मोर वोटर्स टर्नआउट। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में अगर चुनाव है और आपका वोटर बंबई में बैठा है, आपका वोटर कहीं बाहर बैठा है, अगर आपके वोटर को यह पता हो कि मुझे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव और आगे जाके रीजनल पार्टीज का जो चुनाव है वो लगभग एक दिन या 24-25 घंटे के आसपास है, तो शायद वो वोटर जो है वो आ जाएगा, एक दो दिन छुट्टी लेके आ जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने में 2 बार चुनाव हो गए कहीं, तो शायद वो वोटर नहीं आ पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें। रही बात फोकस ऑन गवर्नेंस वर्सेस इलेक्शन, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है कि अगर देश भर में इलेक्शंस होते रहते हैं, इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है वो इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, कभी नेशनल लोकसभा के लिए, कभी राज्यसभा के लिए, कभी इस विधान परिषद के लिए, कभी विधानसभा के लिए। हर टाइम जो है वो हमारा राज्य, हमारा देश इलेक्शन मोड में रहता है। इससे ये होगा कि एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद हम वर्क मोड में आ सकते हैं। लिटरली हम दिल लगा के, मन से, तबीयत से 4 साल तक पूरा काम करेंगे। ठीक है। अगर रही बात हमारे, मैं आपको बताता हूं 2014 के लोकसभा पोल्स का जो कॉस्ट आया था 3,870 करोड़ हुआ था, और साथ ही में 2015 में जो बिहार इलेक्शन था वो 300 करोड़ का था। ठीक है, तो कुल मिला के 4,500 करोड़। ये तो तब की बात है जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे। सोचिए जब अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो उसका फंड, उसका जितनी भी फंड चैनल्स हैं वो अलग होंगे, लॉजिस्टिक्स अलग होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बिगेस्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। और भी कई सारी बेनिफिट है वो आगे आती रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन ये जो बिगेस्ट बेनिफिट मिल सकता है। अब 3 बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा जो है वोटर्स बिहेवियर। देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो ये नेशनल इश्यूज के ऊपर होता है, चाहे किसी इंटरनेशनल मुद्दे पे हो गया, नेशनल इश्यूज कोई हो गया। ठीक है, लेकिन जो विधानसभा का, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो राज्य के इश्यूज पे होता है, या फिर रीजनल पार्टीज जो हैं वो रीजनल इश्यूज पे करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्राइबल मुद्दा है किसी स्टेट का, तो वो ट्राइबल मुद्दा वहां की स्टेट असेंबली या कि वहां की जो रीजनल पार्टी है वो लोग अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। बहरहाल, जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो बड़े मुद्दे को देखती है, वो बड़े इश्यूज को केटर करती है। उस हिसाब से हमारे वोटर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किसको वोट दें, किसको ना दें, कब वोट करना है, कब वोट नहीं करना है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को वोट देने से, तो ये भी एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर लगता है। तो वोटर्स जो हैं वो डेविएट हो जाएंगे, मतलब क्या करें क्या ना करें, अपना इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्फ्लुएंस करता है जरूर। अब क्या आता है भाई, व्हाट इज गवर्नमेंट डिसॉल्व। सबसे बड़ा इशू जो है कि राज्य सरकारों में, चलिए केंद्र सरकारों में भी मान लेते हैं, क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स से कि चुनाव हुआ इस बार 2023 में और 2024 के एंड में किसी राज्य की सरकार डिसॉल्व हो गई, तो क्या वो अगले 4 साल या 3 साल बिना किसी चीफ मिनिस्टर के रहेगा, या फिर वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगेगी, प्रेसिडेंट रूल लगेगा? तो ये बात रखने की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको एड्रेस करना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी ने फिलहाल अभी बहुत कुछ आधिकारिक बयान दिया नहीं है इस पे, लेकिन ये स्पेक्यूलेशन सभी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने एक्सपर्ट राय बता रहे हैं, कुछ इस तरीके की बात आ सकते हैं। रही बात लीगल प्रोविजन के, लीगल प्रोविजन में भी हम ये देख सकते हैं, अगर हम आगे आएंगे लीगल प्रोविजन में भी यहां पे आ सकता है कि किसी भी संविधान को संशोधन करने के लिए राज्यों की 50% सहमति इंपॉर्टेंट होती है, और 50% सहमति के बाद ये कुछ चीजें हैं, आर्टिकल 83 का 2 जो कि लोकसभा यानी कि नेशनल इलेक्शन के लिए, और आर्टिकल 172(1) जो कि स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए, टेन्योर जो है लोकसभा का और विधानसभा का वो 5 साल का टेन्योर है। और अगर इस तरीके की व्यवस्था बनेगी तो शायद ये टेन्योर कम और ज्यादा करना पड़ सकता है, और कम और ज्यादा तभी कर सकते हैं जब हम
प्रेसिडेंट रूल में हुए, इमरजेंसी में हुए, तभी रह सकते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर विल रिक्वायर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे। सो ये धीरे धीरे ये मसला चालू हो सकता है। वाई द ऑपोजिशन हैज रिजर्वेशन, लेसन लर्न किया है 51 से लेके 1972 तक, ये दिखाया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं नियरली इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आर्बिट्ररी कंटेन करते हैं, एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर टू ब्रिंग देयर इलेक्शन डेट्स एंड ऑल। मतलब इसीलिए 1951 से लेके 1960s तक ये चीजों को प्रैक्टिस से हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं मिल रहा था, ये अगेंस्ट जा रहा था लोगों के इंटरेस्ट से। कई रीजनल पार्टीज जो हैं उनके इश्यूज इन्फ्लुएंस हो जा रहे थे, लोग नेशनल मुद्दा भूल जा रहे थे। तो सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हमारे रूरल एरियाज में, टियर 2 टियर 3 वाले एरियाज में है। उसमें रीजनल पार्टीज अपना दबदबा बनाए रखी हैं, और रीजनल इश्यूज बहुत बड़ा इश्यूज होता है लोगों के लिए, जिनका समुदाय, जिनका ग्रुप है, वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रीजनल पार्टीज को, वर्सेस नेशनल पार्टी जो नेशनल इश्यूज है। तो लोग अपना पर्सनल इशू पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन नेशनल इश्यूज। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आते हुए आया है। मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, स्वीडन, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक ही दिन में सब चुनाव करवा देती हैं। ये जो स्वीडन है और बेल्जियम है, इनके यहां जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, सब एक ही दिन में हो जाता है। हालांकि इनके पॉपुलेशन उतनी नहीं है, इतना लॉजिस्टिक्स नहीं लगेगा, छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये लोग। साइमल्टेनियसली साउथ अफ्रीका में भी बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है। हमारी भारत सबसे बड़ी, एक तो लोकतंत्र है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो बहुत कुछ इसमें है। तो इसको केटर करना, इसको मैनेज करना कोई हलवा पूरी का काम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखते हैं विशेषज्ञ क्या कहते हैं, भारत सरकार क्या पक्ष लेती है, ओपोजिशन क्या कहती है इस पे। सो आने वाले टाइम पे हम वो सारे सेशंस आपके सामने ले आएंगे, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं आखिर क्या ऐसा होगा, तो आपका क्या विचार है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या चैलेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, आपकी भी राय हम जानना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली आप हमेशा से चाहते थे कि कोई एक ऐसा बैच आए जहां पर हम प्रीलिम्स, मेन, सीसैट, आंसर राइटिंग सब कुछ लेकर आए। यही वो बैच है जहां पर आप सब कुछ ले आ सकते हैं। रॉब 4.0 4 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, आ जाइए, तैयारी करते हैं मिलके। जय हिंद नाम का कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट सिविल सर्विसेज की तैयारी में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।